अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशफीन जमाल। ना इमरान खान की फौरी तौर पर शिफा अस्पताल मुंतकली की दरखास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से मुस्तरद कर दी गई है और इस सिलसिले में अदालत ने चीफ कमिश्नर को एक मेडिकल बोर्ड तश्कील देने का हुक्म दिया है, जो कि मुआयने के बाद इस बात का फैसला करेगा कि इमरान खान को अस्पताल मुंतकिल करना है या नहीं करना। और ये मेडिकल बोर्ड इस बात का भी फैसला करेगा कि इमरान खान को कितने दिन तक अस्पताल में रखने की जरूरत है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले में सबसे अहम बात यह है कि इस मेडिकल बोर्ड में डॉक्टर आरिफ खान के साथ डॉक्टर नदीम कुरैशी को भी रखने का हुक्म दिया गया है। डॉक्टर नदीम कुरैशी इससे पहले इमरान खान की जाती मौलिज की सिफारिश पर पिम्स के डॉक्टर्स के साथ राब्ते में रह चुके हैं। यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान और उनकी फैमिली को फौरी रिलीफ तो नहीं दिया, अलबत्ता उनकी कुछ गुजारिशात को तस्लीम कर लिया गया। तो थोड़ा सा अभी प्रोग्राम के इस हिस्से में ये बात करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस डिसीजन को किस तरीके से देख रही है, कोई थोड़ा बहुत रिलीफ समझती है इसको कि नहीं समझती, गवर्नमेंट जो है वो इस फैसले को किस तरीके से देख रही है। और साथ ही साथ ये भी आज की प्रोसीडिंग्स के दौरान कहा गया कि जो कोर्ट के ऑलरेडी ऑर्डर्स एग्जिस्ट करते हैं कि खान साहब से मुलाकात होने दी जाए उनकी फैमिली मेंबर्स की, और उनकी तो वो मुलाकातें भी करवाई जाएं। थोड़ा सा इस पर भी बात करेंगे। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुशीर इत्तलात है खैबर पख्तूनख्वा के शफी जान साहब ने। बहुत शुक्रिया सर आपका अपने प्रोग्राम में वक्त दिया। मेंबर है प्रोविंशियल असेंबली की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से आमना हसन शेख मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आमना आपका भी आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। शफी जान साहब, कोई इत्मीनान हाई कोर्ट में जो कुछ आज मुकालमा भी हुआ, बल्कि काफी बैक एंड फोर्थ हुआ, जिसमें जज साहिबान ने बार बार जो अटॉर्नी जनरल थे उनसे सवाल करते रहे वो कि क्या आप लोग जिम्मेदारी लेंगे खान साहब की सेहत की, तो उन्होंने तो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहा कि हम लेंगे खान साहब की सेहत की जिम्मेदारी। सबसे पहले आपका शुक्रिया। मैं आज खुद समाअत के दौरान वहाँ पे मौजूद था कमरा अदालत में। बिल्कुल ये स्टेटमेंट कही है कि अगर कुछ ऐसा हुआ तो रियासत ही जिम्मेदार होगी, और ये जिम्मेदारी आज वकील ने भी ली है। लेकिन जो इस्लामाबाद के हाई कोर्ट का फैसला है वो मायूस कुन है। हम उम्मीद कर रहे थे कि जो हमारे मुतालबात है, जो उनके फैमिली के मुतालबात है वो माने जाएंगे। दोबारा उसी मेडिकल बोर्ड को दोबारा इख्तियार देना मेरी समझ से बलातर है। हम पहले भी उसकी रिपोर्ट को मुस्तरद कर चुके हैं, अब भी जो रिपोर्ट आएगी, जो सरकारी डॉक्टर लिखेंगे वो हम मुस्तरद करेंगे। हम पहले दिन से ये चाहते हैं कि उनकी फैमिली के ज़ेरे निगरानी सब कुछ हो, उनके ज़ाती डॉक्टर फैसल सुल्तान उनके हमरा हो, और उसके साथ साथ आपने देखा होगा कि हम चाहते हैं कि शिफा उनको हॉस्पिटल जो है वहाँ शिफ्ट किया जाए। लेकिन ये कोई भी मुतालबा नहीं माना गया। नामजद आपके डॉक्टर भी हैं इस बोर्ड के अंदर, एक मौका देकर देखना नहीं चाहिए? वही बात है, पता चले कि वो आखिर में कहते हैं खान साहब को शिफा मुंतकिल करने की हिमायत में कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आप लोग एतमाद नहीं कर रहे। नहीं, देखिए बात बड़ी सिंपल है कि जो उसकी फैमिली के मुतालबात है वो क्यों नहीं माने जा रहे, क्योंकि ये जो सेहत का इशू है ये सियासी इशू नहीं है। इसमें फैमिली इंटरवील करेगी, और जो फैमिली मुतालबात करेगी तहरीक इंसाफ एज अ पार्टी, एज अ प्रोविजनल गवर्नमेंट खैबर पख्तूनख्वा, हम उसके साथ खड़े होंगे, क्योंकि ये हमारे कायद इमरान खान साहब के सेहत का इशू है। बात बड़ी सिंपल है कि जब हमारी हुकूमत थी, तब जब नवाज शरीफ का इशू बना था, तो इसी कोर्ट ने जो कहा था हमने मान लिया था। आपने देखा होगा कि अगले 24 घंटे में हमने उसको सरकारी हॉस्पिटल में शिफ्ट किया था। उससे अगला कमरा मरियम नवाज को दिया गया था। डॉक्टर अदनान जो उनके ज़ाती डॉक्टर है वो उनके हमरा थे। लंदन जाना हुआ तब भी कैबिनेट ने इजाज़त दी, वो लंदन गए, वहाँ पे 4 साल मुकीम रहे, कोई इलाज वहाँ नहीं करवाया, लेकिन उनके जो डिमांड्स थे वो हमने पूरे की। और इसी कोर्ट ने कहा था क्या आप नवाज शरीफ की ज़िंदगी की गारंटी लेते हैं, तो क्या 24 घंटे हमें दिए गए थे, तो ये कोर्ट वो आप लोगों ने नहीं ली थी ना गारंटी? नहीं, हमने तो 24 घंटे में शिफ्ट कर दिया था ना। तो अब जो हमारी उसकी फैमिली के मुतालबात हैं तो वो क्यों नहीं माने जा रहे? कौन सी उसमें रॉकेट साइंस है? पॉइंट है, वैलिड बात है। आमना साहिबा, क्यों नहीं जो फैमिली के मुतालबात है किसी की भी सेहत के ऊपर, वो कोई भी हो, उस पर तो सियासत नहीं होनी चाहिए? एक तो ये बताइएगा। दूसरा, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज कहा है कि एक मेडिकल बोर्ड तश्कील दें, अगर वो सिफारिश कर दे तो उनको अस्पताल मुंतकिल करें, आप लोग इस फैसले को फॉलो करना चाहते हैं या आपको लगता है कि इसको चैलेंज करना चाहिए, जरूरत नहीं है? देखिए, सबसे पहले तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि मेरे भाई ने खुद ये पहले कहा कि जी हम इस कोर्ट के फैसले को नहीं मानते, और उसके बाद कहा कि जब डॉक्टर की रिपोर्ट को नहीं, आपने कोर्ट के फैसले को भी कहा है कि हम मायूस कौन है, चले मायूस मेडिकल बोर्ड का काम मायूस कौन है ना फैसला इनके लिए, और इन्होंने कहा कि हमें ये फैसला, हम इससे बेहतर की उम्मीद कर रहे थे। असल में ना इनको थोड़ा सा टाइम लगेगा इस बात को डाइजेस्ट करते हुए कि लाडले वाला दौर गुजर गया, तो अब हर जगह से इनको ना आदत पड़ी हुई है कि एक स्टेज सेट होगा, वहाँ पे उठा के जहाँ पनाह को बिठाया जाएगा कि आप आके प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठ जाएं। उनके तमाम वुज़रा को, ये भी अभी माशाल्लाह एक बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन पे हैं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, उनके तमाम वुज़रा के लिए टेबलें लगाई जाएंगी, फिर उनको बारी बारी एक एक को जो है एक लाडले को ला के बिठाया जाएगा। अब वो जमाना गुजर गया। 900 दिन के बाद भी आप समझते हैं कि इनको डाइजेस्ट नहीं हुआ? 900 डेज से इमरान खान इनकार्सरेटेड हैं। अनफॉर्चुनेटली आपको लगता है कि कोई लाडला 900 दिन कैद में रखा जा सकता है? लाडला
सिंड्रोम है ना, लाडला तो नहीं है वो लाडला नहीं है, लेकिन इनको और इनकी जमात को जो लाडला सिंड्रोम लाहक है उसी वजह से ये मायूस हो रहे हैं ना, वरना तो मुझे कोई मायूसी की वजह नहीं नजर आती। अदालत में गए, अदालत ने फैसला किया, वही अदालत। अच्छा, अब एक और जो आपको मैं लाडला सिंड्रोम की एग्जांपल दूं, तो ये वो पार्टी है, एक आमिर फारूक साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस, उन्होंने जिस वक्त इनकी फेवर में फैसला दिया तो ये कहते थे कि ऐसे जज होने चाहिए, जिस वक्त उसी जज ने इनके खिलाफ फैसला दिया तो ये सड़कों पे निकल गए उसके खिलाफ एहतजाज करने। तो ये बहुत सारे जो है ना सिम्टम्स हैं इनके लाडला सिंड्रोम के। तो अब अगर ये ऐसी बातें करें कि नहीं जी ये नहीं होगा और वो नहीं होगा, और जहाँ तक नवाज शरीफ साहब की या उनकी सेहत की बात है तो मैं उसके ऊपर बड़ा क्लैरिफाई कर दूं कि इनकी अपनी जो वजीर सेहत उस वक्त यास्मीन राशिद साहिबा थी, उन्होंने भी ये ओपिनियन दिया था एज अ डॉक्टर, नॉट जस्ट एज अ health minister but also as a doctor she was of the opinion that he तो needs to be कि लोगों ने मैग्नानिमिटी शो की थी। नहीं, ये मैग्नानिमिटी नहीं है, ये नो ये मैग्नानिमिटी बिल्कुल भी नहीं है। उस वक्त इनको शायद ये टेंशन या ये डर लाहक था कि हम ये जिम्मेदारी अपने कंधों पे नहीं लेना चाहते, अगर मियां साहब को खुदा ना खास्ता कुछ सीरियस हार्म या डैमेज या कुछ भी होता है तो। ये इसमें इनकी मैग्नानिमिटी नहीं थी। इन्होंने अगर मैग्नानिमिटी दिखानी होती तो ये उस वक्त दिखाते जब ये हमारी पार्टी के बेशुमार लीडर्स के ऊपर झूठे मुकदमे कर रहे थे, जब राना सनाउल्लाह की गाड़ी के अंदर ड्रग्स प्लांट कर रहे थे, जब उनके जेल सेल के अंदर चूहे और मकोड़े छोड़ के इमरान खान साहब उसको टीवी पे देख के एंजॉय किया करते थे, जब मरियम नवाज साहिबा के सेल में कोई फैसिलिटीज नहीं। देखिए जो जब व्हाट यू सेड होते हैं तो हर कोई वैसे ही बिहेव करता है। नो मैं आपको मुझे अभी आपने कोर्ट्स की बात की ना, जैसे जो अतार बंदियाल है वो बहुत अच्छे थे, जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में आप लोगों के फेवर का उन्होंने डिसीजन दिया था, बाद में आप लोगों ने उनको क्या कुछ कहा, मंसूर अली शाह भी उस फैसले में शरीक थे, आप लोगों ने उनकी भी बड़ी तारीफ की। बात नहीं, हमने किसी जज की पर्सनली तारीफ नहीं की, दैट इज वेयर द डिफरेंस है। डिसीजन की तारीफ की ना, नो दैट इज वेयर वो डिसीजन की तारीफ नहीं करते। ये तो वो लोग हैं, मैं तो कौम कहने लगी थी, ये तो वो लोग हैं जो कौम का बाप बनाते हैं जनरल बाजवा को, और उसके बाद कहते हैं कि बाजवा तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो ये दे वर्क ऑन पर्सनालिटीज, ये सोशल मीडिया ट्रेंड्स के ऊपर लोगों को नेम कॉलिंग दीगर आपके कॉलीग्स हैं जो नाम ले लेके मंसूर अली शाह साहब का पता नहीं क्या कुछ कहते रहे, लेकिन एक जमाने में बहुत जमहूरी जज हुआ करते थे। अगर नहीं, मैं आपको यही बता रही हूँ, एक जमाने में अगर किसी ने कुछ गलत किया है तो हम जरूर नाम लेके कहेंगे, हम क्यों ना कहें नाम लेके, लेकिन हम ये नहीं करेंगे कि हम आज नाम लेके तारीफ करें और कल आपने हमारी तरफ से कभी किसी को ऐसी स्टेटमेंट सुनी है कि हमने किसी को कौम का बाप बनाया और हमने पता नहीं क्या क्या किया और फिर उसी को गालियां दी हो? ऐसी कोई स्टेटमेंट किसी ने नहीं दी। ये दे हैव दिस लाडला सिंड्रोम जिसकी वजह से ये इस तरह बिहेव करते हैं। और अगर आप बीमारी की और उसकी बात कर रही है ना, दे कैन नेवर कम्पीट विद अस। अस्तगफिरुल्लाह, जो मुश्किलात नवाज शरीफ साहब और उनकी अहलिया ने देखी जिस वक्त वो लंदन में ज़ेरे इलाज थी, तो जिस तरह के कमेंट्स ये उनके बारे में करते थे इनकी पार्टी, होना भी नहीं चाहिए कम्पीट। इट्स बैड, इट रिफ्लेक्ट्स वेरी बैडली ऑन आवर पॉलिटिक्स। शफी जान साहब, लाडला सिंड्रोम है आप लोगों को, वो लाडला ट्रीटमेंट मिल नहीं रहा, तो आप लोग तो इसलिए मारे फिर रहे हैं, परेशान फिर रहे हैं। ये क़यामत की निशानी है कि मेरी बहन इस किस्म की गुफ्तगू कर रही है। इनको आदत नवाज शरीफ की है, क्योंकि वो तो पकौड़ा हो जाता है, जब भी कैद में डाला जाता है वो डील करके भाग जाता है। रिकॉर्ड उठा लें, वो आप कभी सऊदी अरब भाग जाता है, कभी इंग्लैंड भाग जाता है, भगोड़ा बन के अपनी फैमिली के साथ भाग जाता है। तो इसका रिकॉर्ड है, कैद तो इसने कभी काटी नहीं है। आप बताएं ना, 1000 दिन हो गए इमरान खान साहब को, किसने पाकिस्तान की तारीख में ऐसी कैद काटी है? तस्वीर बंद, बयान बंद, मुलाकात बंद, तभी सहूलत बंद, जो ये कर सकते थे उन्होंने किया उसके साथ। सहूलत उनको हर तरह की मिल रही है। नहीं, अब मैं बात करूं, फिर आप रिप्लाई कर लें इसको। 1000 दिन उसने गुजारे हैं, तब भी सहूलत ना देना कतलाना हमले के मुतरादिफ है, और ये कर चुके हैं। जो इनका जेल सुपरडेंट है उसको गिरफ्तार करना चाहिए, उसका नाम ECL में डालना चाहिए, उससे पूछना चाहिए कि पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर लीडर, पाकिस्तान के सबसे बड़ी सियासी जमात के लीडर के साथ आपने जो हरकत की है, किसके कहने पे की है, कौन इसमें मुलविस है। तो दूसरी बात यह है कि ये कहते हैं कि जी इनको उठा के मेज सजा के, तो 17 सीटों की पार्टी तो इनकी है, 17 सीटें लेके ये पूरे पाकिस्तान पे अजाब की तरह मुसलत हो चुकी हैं। मरियम नवाज इनकी जो CM है वो उमैर शराफत से हारी हुई हैं। इनका लीडर, आप किसी इत्तेहादी की जरूरत नहीं है सर, आप कह रहे हैं 17 इनका लीडर नवाज शरीफ यास्मीन राशिद से हारा हुआ है। तो ये लोग हमें जमहूरियत का और लाडलेपन का दर्ज देंगे, जहां तक इनको उसकी जरूरत नहीं है। आपने कहा किसी एलाई की,
تو بات بڑی واضح ہے کہ مریم نواز کو اب دوسرا فوبیا ہو گیا ہے کہ وہ اب الیکٹرال پروسیس پہ یقین نہیں رکھتی. وہ جب الیکشن ہوتا ہے تو اس میں تحریک انصاف پہ تو پابندی لگا دیتی ہے, تحریک انصاف کے ذہن کے مطابق یا چھوٹی جماعتیں جو ہیں اس پہ بھی پابندی ہوتی ہے. وہ ڈکٹیٹر کی ایک مووی ہے جس میں وہ جب بھاگتا ہے, جو ساتھ والے بھاگتے ہیں تو اس پہ فائرنگ کرتا ہے. تو یہ سیم جو میسج ہے وہ مریم نواز کا بھی ہے, سیم ایگزامپل سوری, کہ وہ بھی جب بھاگنا چاہتی ہے تو وہ اکیلی بھاگنا چاہتی ہے. بات بڑی واضح ہے کہ یہ انہوں نے رانا ثناء اللہ صاحب کی ذکر کی, ان کی جیلیں کیا ہوتی تھی, یہ سوٹ پہن کے بالکل کاٹن کا سوٹ بالکل پریس کیا ہوا گاڑی سے اترتے تھے, عدالت تک جاتے تھے, میڈیا سے بات چیت ہوتی تھی, واپس میں عدالت سے گاڑی تک آتے تھے, میڈیا سے بات چیت ہوتی تھی. یہ تو عمران خان صاحب کی تصویر سے ڈرتے ہیں. ایک چھوٹی سی گزارش میں سے, آپ کو نہیں لگتا کہ آج جو کچھ آپ لوگوں نے فیس کر لیا ان ہائنڈ سائٹ آج مان جائیں, اعتراف کریں کہ غلط ہوا تھا؟ رانا ثناء اللہ صاحب کے ساتھ خاص طور پہ بہت زیادتی ہوئی تھی. دیکھیں رانا ثناء اللہ بہت سارے میں نام لے سکتی ہوں جن کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی, ایسے اقبال صاحب ہیں, خواجہ سعد رفیق صاحب ہیں, شاہد خان عباسی صاحب ہیں, مفتاح اسماعیل صاحب ہیں. دیر از اے لانگ لسٹ آف پیپل جو نون لیگ کے تھے, جو آپ لوگوں کے دور میں انکارسریٹڈ رہے. کیوں رہے؟ اچھا اس کو ایک اور اینگل سے, ہم گورنمنٹ میں آئے, 3 سال ہماری گورنمنٹ رہی, چلو ہم مان لیتے ہیں کہ یہ چیزیں غلط ہوئی, تو یہ اپنے ماضی سے کب سیکھیں گے؟ آغاز تو کریں نا آپ. نہیں, یہ ماضی سے کب سیکھیں گے؟ ان کی جماعت کو تو 30-40 سال ہو گئے ہیں. یہ آخر میں پھر لیٹ جاتے ہیں, پھر 17 سیٹوں پہ لیٹ کے گورنمنٹ میں آ جاتے ہیں بوٹ پالش کر کے. ان کا تو ٹریک ریکارڈ یہ ہے. آج آپ اب سن لیں, اب ہم نے 3 سال میں غلطیاں کچھ کی نا, ہم اس غلطیوں سے سیکھ رہے ہیں. اگر آج ہم اس وقت جس حالت میں موجود, ہم ریسیونگ اینڈ پہ ہیں, ہمارے پاس کچھ نہیں ہے کھونے کو. کھوئیں گے تو یہ لوگ گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے 17 سیٹوں پہ, کھونے کو سب کچھ ان کے پاس ہے. ہم تو ریسیونگ اتنا کریں جتنا کل یہ سہ سکیں. جتنا سہ سکیں. مجھے ایک بریک لینی ہے, بریک سے واپس آ کر اس پہ بات کرتے ہیں کہ اتنا کریں جتنا سہ سکیں. میں اس پہ آپ سے بات کرتی ہوں. ایک بریک کا وقت ہو رہا ہے, ہمارے ساتھ رہے. جی ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے جو بات ہم کر رہے تھے, شفیع جان صاحب نے کہا کہ اتنا کریں جتنا سہ سکیں. کورٹ کے آرڈرز بھی ایگزسٹ کرتے ہیں, ہیومینیٹیرین گراؤنڈز کے اوپر کسی سے بھی جا کے پوچھ لیں, کوئی بھی اس بات کو ڈینائی نہیں کرے گا کہ اگر کوئی قیدی ہے, میں کہتی ہوں بڑے سے بڑے جرم کا ارتکاب کیا اور سزا یافتہ قیدی ہو, اس کے بھی کچھ رائٹس ہوتے ہیں. آپ لوگوں سارے قیدی کے رائٹس ہوتے ہیں, اور ہم دینا چاہتے ہیں ہر قیدی کو yourself and I think you know it better than most of us. تو کیوں ڈینائی کیا جا رہا ہے خان صاحب کو جو بیسک رائٹس ہیں؟ ڈینائی نہیں کیا جا رہا. میری فیملی سے ان کی ملاقات نہیں, وہ اس طرح کی آئسولیشن والی قید کا تو کی تو مثال نہیں. میں آپ کو نہیں, مجھے ملاقات نہیں ہو رہی, بچوں سے بات نہیں ہو رہی, بہنوں سے ملاقات بند ہے, نام پہ پابندی, انہوں نے کہا بیان پہ پابندی, بیان پہ پابندی, تبھی سہولت نہیں مل رہی. اب آپ مجھے بتانے دیں, وہاں پہ اڈیالہ جیل میں وہ اکیلے قیدی نہیں ہیں, اور کتنے قیدی ہیں. آپ میری ایک آپ سے گزارش ہے, آپ جرنلسٹ ہیں, آپ کا کام بھی ہے ریسرچ کرنا, شفیع بھائی بھی جو ہے ماشاءاللہ بہت ایکٹیو ہیں, تو ان کو بھی میں کہوں گی یہ ریسرچ کریں کہ اڈیالہ جیل میں جتنے قیدی موجود ہیں ان قیدیوں کی 10 سال میں اتنی ملاقاتیں نہیں ہوئی جتنی ان کی یہ ان دنوں میں ہو گئی ہیں, کچھ مہینوں میں ہو گئی ہیں نا عمران خان صاحب کی. تو جو میں لاڈلا سنڈروم کی بات کر رہی ہوں, یہ رونا دھونا, یہ ہیو اینڈ کرائے کس چیز کے لیے؟ یہ اس چیز کے لیے ہے کہ جی میں عمران خان ہوں, مجھے وہ ٹریٹمنٹ نہیں مل رہا نا. ادروائز اگر اڈیالہ جیل میں ایک اور قیدی موجود ہے جو کسی بڑے سے بڑے کرائم کے اندر وہاں پہ ہے, یا چھوٹے سے چھوٹے کرائم کے اندر وہاں پہ موجود ہے, اگر وہ جتنی ملاقاتیں اپنی فیملی سے, اپنے فرینڈ سے, اپنے جاننے والوں سے, وکلا سے, ڈاکٹر سے کر رہے, 10 سال میں قیدیوں کی اتنی ملاقاتیں نہیں ہوتی جتنی ان کی کچھ دنوں میں ہوتی ہیں. یہ کمپیریزن غلط ہے نا. نہیں, یہ کمپیریزن کیوں غلط ہے؟ ہمیں کمپیریزن کرنا چاہیے کہ میاں صاحب کی ملاقاتیں کتنی ہوتی تھی جب وہ جیل میں تھے, میں آپ کو بتاتی ہوں. خان صاحب کی ایک وقت میں 80 لوگ ملتے تھے میاں صاحب کو. میں آپ کو اس کا جواب دیتی ہوں. میں آپ کو اس کا جواب دیتی ہوں. جلسے کا حصہ رہی ایک دفعہ. آپ نے بتایا کہ میری بہن وکیل ہے. مجھے کمپلیٹ کرنے دیں بات. صرف ایک سیکنڈ. ایک دن میں 120 لوگ نواز شریف سے ملے ہیں جب وہ قید میں تھے, اور اس 120 لوگوں کی لسٹ موجود ہے کہ کون کون شامل تھا اس میں. اچھا دیکھیں, میرا صرف یہ اتنی سی گزارش ہے کہ پہلی بات یہ آپ نے کہا یہ کمپیریزن کریں. یہ کمپیریزن اس لیے نہیں بنتا کہ ہم نے لا فالو کرنا ہے. اگر کسی نے کچھ اچھا کیا, کچھ برا کیا, کوئی ایکسٹرا, کیونکہ یہ ایز پر جیل مینول, یہ اتھارٹی, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ نہیں ہو رہا تھا, آپ بات سنیں, ایز پر جیل مینول جیل سپرنٹینڈنٹ کی یہ پاور ہے, یہ اس کے پاس یہ رائٹ ہے. کانسٹیٹیوشن نے, پاکستان کے لا نے اس کو یہ رائٹ دیا ہے کہ اس کے پاس لسٹ جائے گی, وہ 1 کو الاؤ کرے, وہ 8 کو کرے, وہ 10 کو کرے, ڈیپینڈنگ آن دا سرکمسٹانسز, ڈیپینڈنگ آن دا سچویشن. اب آپ یہ کمپیریزن کیوں نہیں کر سکتے, میں آپ کو بتاتی ہوں. کیونکہ وہ 120 لوگ جو میاں نواز شریف کو اس وقت ملتے تھے نا, وہ 120 لوگ باہر نکل کے جلاؤ, گھراؤ اور آگ لگانے کی باتیں نہیں کرتے تھے. وہ اپنے لوگوں کو اشتعال انگیز باتیں نہیں کرتے تھے, وہ فساد کی سیاست نہیں کرتے تھے, وہ اڈیالہ جیل کے باہر
धरना नहीं देते थे, वो तमीजदार सिविलाइज सिटीजन्स की तरह जाते थे, मुलाकात करते थे। आपने खुद कहा कि आप उसका हिस्सा थी, मुझे यकीन है आपने बाहर निकल के लोगों को ये तो नहीं कहा होगा कि अपने अवाम की रिहाई के लिए रिहाई फोर्स बनाओ। होती थी जो आप लोग कहते हैं इमरान खान सियासी गुफ्तगू आपने एज अ जर्नलिस्ट विजिट किया था, आपने सियासी गुफ्तगू ही की होगी ना। सियासी गुफ्तगू में और रिहाई फोर्स बनाने में, मुल्क को जलाने में, घिराने में, तबाह कर देने में इनके अपने चीफ मिनिस्टर कितनी दफा कह चुके हैं कि इस बार मैं डंडे लेके जाऊंगा, हम फोर्स लेके जाएंगे, हम जेल तोड़ के इमरान खान को निकाल के। एक दफा की तो बात नहीं है ना, ये कर रहे हैं ना, तो हम will not allow इतना this। मैक्सिमलिस्ट होता है, इतना अग्रेसिव होता है कि ऐसा लगता है कि वाकई आप लोग शायद लोगों को इश्तियाल दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, आप मुल्क में इंतशार दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, पहली बात ये है कि एक मिनट, मेरी बात अभी कंप्लीट नहीं हुई। सिर्फ स्टेटमेंट्स की हद तक ही होता है। लेट मी क्लैरिफाई, स्टेटमेंट्स की हद तक नहीं होता। आप 2013 से लेके आज 2026 आ गए, 13 साल हो गए। आप 13 साल में इस पार्टी की हिस्ट्री देख लें। इन्होंने पार्लियामेंट के ऊपर हमले किए, इन्होंने पीटीवी के ऊपर हमले किए, इन्होंने 9 मई कराया, और ये 9 मई एक इंसिडेंट है। हमेशा जब पाकिस्तान में कोई अच्छा इवेंट हुआ, जब पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट वापस आ रहे हैं, जब पाकिस्तान के अंदर इंटरनेशनल डेलीगेशंस आ रहे हैं, जो हो रहा है, हर उस मौके पे इस पार्टी ने आवाम को और सबको जो है नुकसान पहुंचाया, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया। देखिए, जेल मैनुअल की बात हुई तो जेल मैनुअल की खिलाफ वर्जी कौन कर रहा है? क्या जेल सुपरिटेंडेंट इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के ऑर्डर से ऊपर है? वो किसी अदालत को नहीं मानता, किसी कानून को नहीं मानता, किसी आइन को नहीं मानता। जेल मैनुअल तो ये भी है कि आप किसी कैदी को शाम के बाद जेल से बाहर नहीं निकाल सकते। मेरी बहन को पता होगा, वो लॉ की स्टूडेंट रही हैं, तो जेल मैनुअल के मुताबिक अगर किसी की रिहाई भी हो, शाम के बाद नहीं होती, वो अगले दिन पे चली जाती है। तो जेल में रात के अंधेरे में, असल में ना इनको आदत हो गई रात के अंधेरे में डाके डालने की। मैंडेट पे भी डाका डाला, और रात के अंधेरे में इमरान खान साहब को भी जेल से निकालते हैं। हाँ। रात के अंधेरे में 55 रुपए लीटर भी बढ़ा देते हैं। वो पेट्रोल जो $60 पर बैरल पे खरीदा गया, असल में इनको डाका मारने की आदत हो गई है। आपने देखा होगा कि जहां जेल मैनुअल में क्लास बी इन टाइटल है इमरान खान साहब को, वो साबिक प्राइम मिनिस्टर नहीं दी गई। बुशरा बीबी को क्लास बी इन टाइटल है, वो साबिक खतून अव्वल है, नहीं दी गई। अडयाला के बाहर धरने की बात हुई तो धरना क्यों होता है? क्योंकि पहली कानून की खिलाफ वर्जी गवर्नमेंट करती है। वो इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक मुलाकात नहीं करवाते तो वहां पे पुरअमन धरना शुरू हो जाता है, जो कि हमारा कानूनी और आईनी हक है। ठीक है, और फिर वो जिस तरह वो मुंतशिर करते हैं, कभी पानी फेंकते हैं, कभी गिरफ्तारियां होती हैं, क्योंकि वहां पे हमारी बहनें होती हैं, लीमा आपा होती हैं, ये हमेशा औरत कार्ड निकाल देते हैं। औरत कार्ड इनको सिर्फ अपनी बारी पे क्यों याद आता है? क्यों दूसरों की माए बहनें नहीं होती? क्या सिर्फ मरियम नवाज ही इनकी जो है वो औरत कार्ड के लिए है? और दूसरी बात ये कि मेरी बहन यहाँ पे मौजूद है, कफायत शारी की बात भी हो रही है, ये पंजाब गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इस वक्त जो पंजाब का त्यारा है वो याना में फिर रहा है, और सीएम जो है वो पाकिस्तान में मौजूद है। तो अब ये बताया जाए कि सीएम के खानदान में कोई शॉपिंग के लिए गया है, कोई सैर सपाटे के लिए गया है, या कोई अहम शख्सियत उस त्यारे में वयाना गया हुआ है? क्योंकि जाज वयाना में मौजूद है। बता देना कि ये रीजन है, बता दे ये रीजन है। देखिए, ये कोई कमेंट कीजिएगा, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी जो इंटरेस्टिंग बात ये कि क्योंकि इनको और कोई जवाब या मेरी बातों का वो नहीं मिला, तो इन्होंने घुमा फिरा के जो है ना त्यारे पे बात कर दी। देखिए, जहां तक मैं जाती कैपेसिटी में इस वक्त यहाँ बैठी हूँ, मुझे इस बात का भी इल्म नहीं है कि वो त्यारा इस वक्त वियना में अगर है। मैंने इसीलिए कहा अगर है तो यकीनन किसी वजह से होगा। आई कैन चेक दैट फॉर यू, लेकिन मुझे बात मुकम्मल करने दें। लेकिन ये सवाल उठाना भी उस पार्टी के नुमाइंदे को जेब नहीं देता जिसका वजीर आजम अपने घर से प्राइम मिनिस्टर हाउस जो है और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जो है वो हेलीकॉप्टर में आया करता था। वो किस बात पे सवाल कर रहे हैं? उन्होंने आते खुद नहीं खरीदा। अच्छा, एक सेकंड, खरीदने का भी आपने सवाल। थैंक यू फॉर आस्किंग दैट क्वेश्चन, क्योंकि मैं तो चाहती हूँ कि जो आप लोगों ने, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मीडिया ने इस बात को हाइप दे कि जितना हमारी आवाम के दिमाग में इस बात के बारे में कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया। आई वांट टू क्लैरिफाई दैट, आई वांट टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी। ये जहाज मरियम नवाज का जहाज नहीं है, ये पंजाब की आवाम का जहाज है, पंजाब की आवाम के नुमाइंदे का जहाज है। पंजाब की आवाम गई है।
पंजाब के अवाम के, उसमें आपके पास ये पता नहीं, आपका जहाज हरियाणा में घूम रहे हैं, मरियम नवाज पाकिस्तान में घूम रही है, उस जहाज में कौन सा फैमिली मेंबर सैर सपाटे के लिए गया? आज से 10 साल बाद, 2 साल बाद, 20 साल बाद जिसको अपना नुमाइंदा मुंतखब करेंगी, वो नुमाइंदा उस जहाज को इस्तेमाल करने के लिए इनवाइटेड होगा। ये जहाज मरियम साहिबा ने अपने घर में राइवल में पार्क नहीं किया हुआ। देखिए, एक साइड पे कफायत शारी की बात करते हैं, कफायत शारी की बात करते हैं, दूसरे साइड पे इनकी तरजीहात देख ले कि 11 अरब का जहाज खरीदा गया। मैडम को इस वक्त पंजाब में जो ट्रैफिक वार्डन है उसका जो यूनिफॉर्म का कलर है वो पसंद नहीं आ रहा, अब वो चेंज किया जा रहा है, उस पे पैसे लगेंगे, उसमें मजीद ये डाके डालेंगे। उसके साथ साथ 55 रुपए का जो आपने पेट्रोल बढ़ाया है, आम पाकिस्तानी के जेब में आपने डाका डाला है, क्योंकि ये जो पेट्रोल है ये $60 पर बैरल पे खरीदा गया है। महंगा पेट्रोल पाकिस्तान नहीं आया, आपने लेवी भी 20 रुपए बढ़ाई है। अगर आप चाहते आप लेवी ना बढ़ाते, लेकिन आपको आदत हो गई आधा डाल। असल में 5300 अरब, एक मिनट, इसके साथ साथ आप एक देख लें, 5300 अरब की डॉक्यूमेंटेड करप्शन इनके नाम है, 11 अरब का जहाज इनकी तरजीहात में है। पेट्रोल महंगा करना इनके खाते में है। ये तारीख में पहली दफा हुआ है कि इतना बड़ा इजाफा पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ। हमारे टाइम पे $120 पर बैरल था और हम 150 का पेट्रोल दे रहे थे। इमरान खान साहब ने लेवी 20 रुपए कम करके 0 कर दी थी, 18% का सेल टैक्स 0 कर दिया था, क्योंकि हमारी तरजीहात थी, हम रिलीफ देना चाहते थे। एक मिनट जी, अभी भी वो 18% सेल टैक्स नहीं है। अगर वो 18% सेल टैक्स शामिल हो जाए तो 400 से ऊपर का रेट जाएगा। अब खैबर पख्तूनख्वा आते हैं, हमने क्या किया है? पहली बात के सीएम सुहेल आफरीदी वाहिद वजीर आला है जो अपनी आवाम का सोच रहे हैं। नई गाड़ियों पे पाबंदी है हमारे उधर, पेट्रोल की कटौती हमने 25% कोविड में की थी, अभी तक वो बरकरार है। 25% हमने मजीद कर दिया है। मोटरसाइकिल सवारों को हम 1100 रुपए दे रहे हैं, ताकि वो जो पेट्रोल बम इन्होंने गिराया है उसका वो बोझ हम उठाएंगे। और जहां तक साइकिल की बात है, जब 8 रुपए, एक मिनट, मैं उसका भी जवाब दे रहा हूँ। जब साइकिल की बात है, 8 रुपए पेट्रोल महंगा हुआ था। इनके मेंबर सूबाई असम्बली उस वक्त इख्तियार वली साहब और इनकी सूबाई मेंबर सोबिया शाहिद साहिबा बतौर एहतजाज साइकिल पे आए थे और कह रहे थे महंगाई हो गई है, वजीर आजम ने पेट्रोल महंगा कर दिया। हम एक मिनट, साइकिल पे आ गए, वो साइकिल अभी भी सूबाई असम्बली में खड़ी है, जंग लग गया है। हम इख्तियार वली साहब को दोबारा वो साइकिल भेज रहे हैं ताकि उस साइकिल पे बैठ के प्राइम मिनिस्टर हाउस जाएं और प्राइम मिनिस्टर से मिले और बात करें कि आपने 55 रुपए का लीटर बढ़ा दिया है। और इनकी एक और स्टेटमेंट थी कि जब पेट्रोल महंगा होता है वजीर आजम चोर होता है, तो 55 रुपए पेट्रोल महंगा हुआ है, तो ये तो फिर डाकू है। इट इज सो अनफॉर्चुनेट। मतलब 55 रुपए, एक छोटा सा जिमनी सवाल है, 55 रुपए जस्टिफाई करके 55 रुपए में 55 रुपए का इजाफा हुआ था। मैं आपको इसका जवाब देती हूँ। जस्टिफाई करें, चलें। इट इज अनफॉर्चुनेट। देखिए, मुझे ना बड़ा तकलीफ होती है कभी कभार, इवन एज मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली, ये मैं रोज देखती हूँ कि अगर किसी इश्यूज के ऊपर, नेशनल इश्यूज के ऊपर बात होती है, स्टेट इश्यूज के ऊपर बात होती है ना, तो इनकी पार्टी का एक वतीरा है हमेशा से, हर असेंबली में, हर जगह, हर टॉक शो पे, इन्होंने नहीं करता पेट्रोल। जस्टिफाई करें। आपको सिर्फ और सिर्फ आपको इसलिए निगेट करेंगे या आपसे इसलिए बहस करेंगे कि जी ये नून लीग ने बात की। अब इस वक्त इन्होंने जो कंपैरिजन किया इमरान खान के दौर में जो पेट्रोल की प्राइस बढ़ी और आज जो ग्लोबल इश्यूज हैं, जो ग्लोबल सिनेरियो है, उससे कंपैरिजन करना मतलब जस्टिफाई करें। इंडिया ने नहीं बढ़ाया, बांग्लादेश ने नहीं बढ़ाया। आमना हसन शेख साहब आपने वक्त दिया। शफी जान साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। म्यूजिक ब्रेक का वक्त हो रहा है, हमारे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक नाज़रीन। जैसे कि आप जानते हैं कि अमेरिका और ईरान के तनाज़े की वजह से जो पेट्रोल की सूरत हाल को लेकर कुछ मामलात बने हुए हैं, उसके ऊपर बात करेंगे हम इस सेगमेंट में, क्योंकि पाकिस्तान में जिस तरीके से पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया गया, एक तो उसको लेकर हमें पता है कि बहुत ज़्यादा तनकीद का सामना है हुकूमत को और लोग जो हैं वो बहुत परेशान हैं, और साथ ही साथ क्या कोई शॉर्टेज हो सकती है कि नहीं हो सकती, इस तरह की क्या असराइयाँ भी ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि इंटरनेशनली भी हम देख रहे हैं कि इस तरह के मामला के ऊपर जो बातचीत हो रही है। तो कुछ इन इशूज़ पर बात करेंगे। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया एडवाइजर टू फाइनेंस मिनिस्टर हैं खुर्रम शहजाद साहब ने। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। सर सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि जो कीमतों में इजाफा हुआ, क्यों हुआ, गवर्नमेंट ने जल्दी की, ये वाली बातें तो बहुत ज्यादा आप लोगों से ये सवालात किए जा चुके हैं। मैं थोड़ा सा एक और एंगल से ये पूछना चाह रही हूँ कि जब ये इजाफा किया गया था, तनकीद आना शुरू हुई थी, तो सर अली परवेज मलिक साहब ने ये कहा था कि जिस तेजी से इजाफा हुआ है उसी फुर्ती से कमी भी आ जाएगी जैसे ही कमी होगी। सर अब इंटरनेशनली हम कुछ कमी देख रहे हैं, एक्सपेक्ट करें कि जो अगला रिव्यू आप लोग करेंगे उसमें कोई कमी जो है वो लोगों तक मुंतकिल करेंगे?
جی السلام علیکم، بہت شکریہ مجھے پروگرام میں لینے کے لیے. دیکھیں کمی تو جو لاسٹ پرائس ہے، اگر آپ نے دیکھا ہو برینٹ جو ہے، جو دنیا بھر کا جو ایک بینچ مارک ہے، وہ اس وقت تقریباً $100 پہ کھڑا ہوا ہے. اور جب یہ شروع ہوئی تھی چیز، یہ ہوئی تھی تقریباً کوئی $68 یا $67 سے شروع ہوئی تھی. تو کمی تو نہیں ہے ایکچولی، تو پرائسز اس سے بھی بڑھ گئی ہیں جو لاسٹ ہم نے جو ہے وہ ریویو کیا تھا، اور گورنمنٹ آف پاکستان نے جو پرائسز بڑھائی تھیں اس وقت، جو برینٹ کی یعنی کہ جو کروڈ آئل ہوتا ہے، خام تیل جو ہوتا ہے، اس کی قیمت تھی تقریباً کوئی پہنچ چکی تھی انفیکٹ $92، اور آج وہ $100 پہ. یہ بات صحیح ہے کہ $119 پہ گئی ہے، واپس آئی ہے، تو 83 پہ بھی واپس آئی تھی 2 دن پہلے، لیکن پھر ایک $100 پہ چلی گئی ہے. اب دیکھیں وہاں پہ جہازوں پہ حملے ہو رہے ہیں، آپ نے یہ سنا ہوگا کہ وہاں پہ جہازوں پہ اب حملے ہونا شروع ہو گئے ہیں. جو یہ اپنا ہرموز پہ جو جہاز کھڑے ہوئے ہیں، ان میں کوئی 4-5 جہازوں پہ جو ہے حملے ہوئے ہیں، اور وہ ان کو تباہ کر دیا گیا ہے. تو یہ تو کنسرن بڑھتا جا رہا ہے. تو قیمتیں تو جو ہے وہ دوبارہ سے اوپر چلی گئی ہیں. اب بات یہ ہے کہ اس کے اندر ڈیزل اور پیٹرول، یہ جو ہے نا، یہ پلاٹس ایک پلیٹ فارم ہے جس کی ایوریج پرائس لی جاتی ہے. یہ ویب سائٹ پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، پلاٹس آپ سرچ بھی کر سکتے ہیں. آپ کی بات سے تو مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ اگر اس بات کو اس لاجک کو بنیاد بنائیں، پھر تو مزید اضافہ جو ہے اس کی توقع رکھنی چاہیے عوام کو. یعنی کہ بالکل ہو سکتا ہے، یہ بالکل ہو سکتا ہے، یہ کلیئر کٹ بات ہے. بالکل اضافہ مزید بھی ہو سکتا ہے، کمی بھی ہو سکتی ہے. تو دیکھیں یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ پرائسز جو ہے کہاں رکتی ہیں. اس ہفتے کی ایوریج دیکھیں، میں تھوڑا سا ایکسپلین کرتا ہوں آپ کو کہ پچھلے ہفتے کی ایوریج کیا تھی اور اس ہفتے کی ایوریج کیا ہے ابھی تک، اور کل کہاں کلوز ہوتی ہے. اس پوری ایوریج اگر پچھلے ہفتے کی ایوریج سے اوپر ہوگی تو اضافہ ایکسپیکٹڈ ہے. اگر اس جو ہے پچھلے ہفتے کی ایوریج سے یہ ایوریج جو ہے نیچے ہوگی تو ایک ڈیکریز ایکسپیکٹڈ ہے. تو دیکھیں اٹ ورکس بوتھ ویز. یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی اضافہ ہی نہیں ہوگا. یہ دنیا بھر میں آپ کی سپلائی رک گئی ہے، اور آپ کا ملک جو ہے، آپ کی گورنمنٹ جو ہے، وہ سعودی گورنمنٹ کے ساتھ، تھینکس ٹو سعودی گورنمنٹ، کہ انہوں نے جو ہے پرائیورٹی پہ آپ کو جو ہے اسٹریٹجک تعلقات کی وجہ سے کچھ ویسلز دیے ہیں، جس کی بنا پہ آپ کے پاس کروڈ آئل آ رہا ہے. کروڈ آئل آتا رہے گا، ریفائننگ جو ہے آپ کی چلتی رہے گی، اور یہ تیل صاف ہو کے پیٹرول اور ڈیزل میں آپ کو ملتا رہے گا. تو یہ تو شکر کریں کہ سپلائی ہمیں مل رہی ہے، اس کے باوجود کہ پورا کا پوری پٹی بند پڑی ہوئی ہے. تو ہم تو سپلائی کی بات کریں کہ سپلائی کو ہم بہتر کریں. آپ پرائسنگ پہ بار بار آ رہی، پرائس تو ہوگی، پرائس بڑھے گی بھی، کم بھی ہوگی، لیکن نہیں سر، پرائسنگ پہ بار بار اس لیے آنا پڑتا ہے نا کہ جو آپ فیکٹرز بتا رہے ہیں فیوچر پرائسنگ کے لیے، تو دے مائٹ میک سینس، لیکن جو آلریڈی پرچیزنگ ہوئی ہوئی تھی، جو آلریڈی موجود تھا ریزرو کے اندر فیول، اس کی قیمتیں سر بڑھا کے جو عوام کے اوپر پیٹرول بم گرا ہے، تو سوال تو سر اس لیے ہمیں پوچھنا پڑتا ہے، مجبوری ہے ہماری. نہیں، میں تو دیکھیں آپ بالکل سوال پوچھیں، لیکن اس کو سمجھنے کی ضرورت یہ ہے. آپ نے بھی بات کی کہ جو پہلے سے پہلے سے ڈیزل پیٹرول خریدا ہوا تھا، یا پہلے سے جو بھی کروڈ آئل خریدا ہوا تھا، دیکھیں یہ سلسلہ چلتا ہے آن گوئنگ بیسس پہ کہ اس کو وہ ریزرو اسٹاک ہوتا ہے. یہ اسی طرح ہی ہے کہ آپ گھر کے اندر ایسا تو نہیں ہوتا کہ پورا کا پورا اسٹاک آپ کا ختم ہو جاتا ہے، پھر آپ شاپنگ کرنے جاتے ہیں، پھر آپ جاتے ہیں گروسری لینے، پھر آپ جو ہے وہ کھانے پینے کی اشیاء لیتے ہیں. آپ ایک اسٹاک کر کے رکھتے ہیں نا، کچھ نہ کچھ حصہ پورے مہینے کا، 15 دن کا، کہ جی 1 مہینے میں اپنے اسٹاک لے کے آتی ہوں، اور پھر میں گھر پہ جو ہے پورا مہینہ چلتا ہے. پھر مہینے کے اینڈ پہ جاتے ہیں ہم، اور جب اسٹاک تھوڑا رہ جاتا ہے تو ہم پھر دوبارہ جو ہے خریداری کرنے جاتے ہیں. اسی طرح سے کوئی دکاندار بھی ہوتا ہے یا کوئی بزنس مین بھی ہوتا ہے، وہ اپنے پاس جو پروڈکٹ بیچتا ہے اس کا اسٹاک رکھتا ضرور ہے. وہ اس لیے رکھتا ہے کہ وہ چلتی رہے چیز، لیکن وہ جو ایڈیشنل اسٹاک لا رہا ہوتا ہے وہ کرنٹ پرائس پہ لا رہا ہوتا ہے، اور ریپلینش کر رہا ہوتا ہے کہ وہ اسٹاک کو پھر بیچ بھی رہا ہوتا ہے. اس پہ جو اس کا ایک پروفٹ مارجن ہوتا ہے وہ ملتا ہے. یہ گین لاس چلتے رہتے ہیں، گین لاس پاس آن کرنے کی. لیکن بات اگر خالی پیٹرول کی قیمت میں اضافے کی ہوتی نا، تب تک تو بات ٹھیک تھی، لیکن حکومت نے ساتھ میں اضافی ٹیکس بھی لگائے نا سر. پی ڈی ایل میں کی مد میں 21 روپے کا اضافہ. نہیں، بالکل نہیں. آپ جا کے ذرا پرائسنگ دیکھ لیں پلیز. بالکل ٹیکسز نہیں لگائے ہیں. ڈیزل کے اوپر جو 20 روپے تھے، ڈیزل کا آپ کو پتا انکریز کتنا تھا؟ میں آپ کے پروگرام کے توسط سے بتاتا ہوں. 76 روپے انکریز تھا، 76 روپے پر لیٹر. کتنا دیا گیا؟ 55 روپے. ٹھیک ہے، یہ جو 20 روپے ہیں یہ کم یہاں سے کیے گئے تاکہ ڈیزل، کیونکہ ہماری ایگریکلچر میں استعمال ہوتا ہے، ہماری ٹرانسپورٹ میں استعمال ہوتا ہے، اس لیے ڈیزل پہ کم انکریز دیا گیا ہے. نہیں سر، لیکن کیونکہ اس پر بڑی تنقید ہو رہی ہے، آپ کی موجودگی ہے، اس کی وضاحت کر دیں. پی ڈی ایل پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کتنی بڑھائی ہے آپ لوگوں نے؟ جی میں بتا رہا ہوں، بڑھائی نہیں ہے، ایک حصے سے اٹھا کے دوسرے حصے میں ڈالی ہے. پیٹرول یہاں جو 55 روپے تھا، یہاں جو 76 روپے تھا، اس کو 55 کر دیا. جو 20 روپے تھے وہ پیٹرول میں لگا دیے، اور وہاں پہ جو ہے 55 روپے کر دیا. تو بالکل بیلنس کر دیا. کوئی ٹیکسز نہیں بڑھا، کچھ بھی نہیں بڑھا، سیم ہے سب کچھ. بلکہ سیلز ٹیکس 0 ہے. تو آپ کی دوسری پروڈکٹس پہ 18% سیلز ٹیکس ہوتا ہے، اس پہ 0 ہے.
तो बात ये है कि जो स्ट्रेटेजिक स्टॉक है ना वो आपको रखना पड़ता है, और ऑगरा ने कंपनी से ये कहा हुआ है कि स्ट्रेटेजिक स्टॉक्स 20 दिन का आपके पास स्टॉक नहीं होगा तो आपका लाइसेंस नहीं जो है चलेगा, लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा, आपको पेनलाइज किया जाएगा। तो कंपनियां क्या करती हैं, कंपनियां अपनी इन्वेस्टमेंट करती हैं स्टॉक को रखने के लिए कि स्टॉक 20 दिन का रहे हमारे पास, ऊपर जो भी आता रहेगा वो बिकता रहेगा एक्चुअल प्राइस पे। अब कल को प्राइस डिबेटेबल है वैसे जो आप कह रहे हैं, और आपने तो बिल्कुल डिनाई कर, प्राइस गिर जाती है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर कल को प्राइस गिर जाती है, लेट्स से ये वापस जंग खत्म होती है और ये वापस $70 पे आ जाता है, तो क्या गवर्नमेंट अपने जेब से निकाल के सारे लॉसेस देगी कंपनीज को? नहीं देगी ना, क्योंकि वो लॉसेस नहीं होंगे, वो लॉसेस होंगे, वो पेपर पे होंगे लॉसेस, लेकिन वो क्या होंगे कि वो भी जब प्राइस गिरती रहेगी तो वो कम प्राइस पे खरीद के कम प्राइस पे बेचते रहेंगे। चलिए सर, मेरे पास वक्त खत्म हो गया, वरना मैं इसके आपसे जरूर मजीद बात करती है। बड़ी डिबेटेबल बात आपने कर दी है, सारी दुनिया में इस बात को लेकर एक ह्यू एंड क्राई है, वही ना, बड़ा ह्यू एंड क्राई है इस चीज को लेकर कि आप लोगों ने पीडीएल की मद में 21 रुपए जो है वो डाल के इजाफा कर दिया, आप कह रहे हैं ₹1 नहीं बढ़ाया, लेकिन मेरे पास वक्त होता तो मैं जरूर बात करती। आपका बहुत शुक्रिया खुर्रम शहजाद साहब, आपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया। न्यूज़ टॉक से आज के लिए बस यही कुछ, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।